उधर शिल्पा भी तनु से मिलकर काफी खुश थी। ये जानकर राजवीर को भी काफी अच्छा लगा। वो जाने कब से शिल्पा का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। प्रीति अपने भैया और भाभी को ऐसे देखकर काफी खुश थी। फिर उसने राजवीर से पूछा, भैया, तनु भाभी कह रही थी कि काठ गोदाम में आश्रम है, वो जब तक यहाँ है तब तक मैं वहां का काम संभाल लूं। अब मेरा भी ग्रेजुएशन हो गया है, तो प्लीज मुझे जाने दो। जब तक तनु भाभी यहाँ है, वो चाहती भी है कि मैं काठ गोदाम चली जाऊं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम कभी ट्रेन में भी अकेली नहीं गई। तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हें काठ गोदाम जाने दूंगा? और वहाँ अकेले तुम क्या करोगी? और वैसे भी नौकरी की तुम्हें क्या जरूरत है? घर में कोई कमी थोड़ी ना है। इसीलिए चुपचाप अपने पीजी की तैयारियां करो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति ने भी तुनकते हुए कहा, आप कब तक मुझे छोटा मानेंगे? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ और इस तरह से एनजीओ में जुड़ना मेरा सपना रहा है। प्लीज भैया मान जाओ। भाभी, आप मनाती क्यों नहीं है भैया को? राजवीर ने शिल्पा की ओर देखा तो शिल्पा ने भी हाँ का इशारा किया। फिर राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, मैं मम्मी पापा को मना लूंगा। प्रीति खुश होकर राजवीर के गले लग गई और फिर वो जल्दी से शिल्पा के भी गले लग गई। धीरे से उसके कान में बोली, थैंक यू भाभी, मेरी मदद करने के लिए। शिल्पा ने मुस्कुराकर उसको देखा। कुछ ही समय में अंगद भी वहां राजवीर और प्रीति का खाना लेकर आ गए थे। उन्होंने बताया कि वहां तनु और तेज भी खाना खाकर आराम कर रहे हैं और पलक तो गुरप्रीत जी के साथ मगन है। राजवीर ने भी मुस्कुराकर कहा, वो बहुत प्यारी बच्ची है, हर किसी के साथ मिल हो जाती है। फिर सभी ने वहां खाना खाया। शिल्पा सबको मुंह बनाकर देख रही थी, क्योंकि अभी भी डॉक्टर ने उसे खाना खाने को मना किया था। राजवीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी डिश अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। शिल्पा खुश हो गई। रात में अंगद जी और प्रीति घर वापस चले गए थे। राजवीर शिल्पा के पास रुका हुआ था। कुछ देर के बाद वो भी डॉक्टर के पास चला गया, शिल्पा की रिपोर्ट के बारे में पता करने। दूसरे दिन जल्दी से ब्रेकफास्ट करके तनु और तेज और पलक शिल्पा से मिलने आ गए और शिल्पा से मिलकर वो अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। अम्यूजमेंट पार्क में पलक बहुत खुश हुई। उसे पहली बार इतना बड़ा पार्क देखा। इतने बड़े बड़े झूले देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। काठ गोदाम में वहां तनु के बगैर विक्रम को मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही थी। 3 ही दिन में वो परेशान हो गया था। ये बात नहीं थी कि वो आश्रम मैनेज नहीं कर पा रहा था, बल्कि बात ये थी कि वहां की कुछ औरतें और लड़कियां जानबूझकर विक्रम को परेशान किया करती थी। विक्रम ने एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, जिसके अनुसार 3 महीने में ही उन्हें कुछ पोट्री और कपड़े सिलकर देने थे। ये प्रोजेक्ट विक्रम ने आश्रम की महिलाओं की भलाई के लिए लिया था, जिसकी 90% इनकम आश्रम में ही दी जानी थी। तनु और विक्रम ने मिलकर ही इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया था, पर अभी भी आश्रम की महिलाएं इसके लिए सीरियस नहीं थी। विक्रम को उन महिलाओं के बीच जाकर उन्हें समझाना बहुत ही हेक्टिक वर्क लगता था। आज वो सुबह ऑफिस में आया तो आकर तनु के केबिन में बैठ गया। उसने देखा वहां फ्लावर वाज में लगे फूल अब सूख गए थे। उसने वहां के पियून चंदन को आवाज लगाई और उसे पूरा केबिन साफ करने को कहा। चंदन ने आकर पूरा केबिन साफ किया। साफ करते करते वो बता रहा था, आपको पता है साहब, तनु मैडम जब यहाँ आई थी तब यहाँ की महिलाओं के लिए सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था थी, और कुछ जो पढ़ी लिखी थी वो आपस में एक दूसरे को पढ़ा दिया करती थी। पर उन्होंने आकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए इनकी पढ़ाई और काम का जो रास्ता चुना वो काबिले तारीफ है। बड़े साहब की तो एक ही बेटी थी जो एक हादसे में अपने पति के साथ ही गुजर गई थी। बस पलक है जिस पर सर जान छिड़कते हैं। उनकी मौत के बाद ही सर ने ये आश्रम चालू किया है, पर अपनी तबीयत खराब होने और शायद थोड़े फंड की दिक्कत होने के कारण वो यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ के स्टाफ की सैलरी भी मैनेज नहीं हो पाती है। सर ने कहा है जल्दी ही काठ गोदाम का घर बेचकर आश्रम में पैसे लगा देंगे, जिससे कोई कमी ना हो। बताइए, इतना कुछ कर रहे हैं, पर यहाँ की महिलाओं को तो बस बैठकर खाने खाने की आदत हो गई है, सुधरती ही नहीं है। और अभी तेज सर जो आए थे वो भी उन्हें समझा कर गए थे। ये तनु मैडम की बात अच्छे से समझ जाती है और किसी और से ये संभलती ही नहीं है। पता नहीं कब समझेंगे वो। आपको तो इनके सर पर खड़े होकर काम कराना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगी। विक्रम को तनु की तारीफ सुनकर अच्छा लगा।
विक्रम ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर उसने पूछा, चंदन क्या बात है, आजकल तुम इस फ्लावर वाज में फूल नहीं रखते हो? यार कम से कम मेरे लिए तो रखा करो। चंदन मुस्कुराकर बोला, हाँ जरूर। आपको पता है साहब, वो जो तेज साहब आए थे ना, वो तो पता नहीं कितनी दूर से फूल मंगवा कर तनु मैडम की टेबल में रखवाते थे। वैसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे थे। वो तो दूर दूर तक यहाँ नहीं मिलते हैं। तनु मैडम भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती थी। घंटों उन फूलों के पास खड़ी रहती थी। बहुत प्यार करते हैं सर तनु मैडम को। मुझे बाद में समझ में आया कि मैडम नाराज होकर आ गई थी और सर उन्हें इतनी दूर से मनाने आए थे। भगवान उनकी जोड़ी बनाकर रखे। रही फूलों की बात, तो हमारे गार्डन में ज्यादा फूल तो नहीं है, पर जो भी है मैं यहाँ लगाया करूंगा। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, तनु मैडम कुछ ही दिनों में आ जाएंगी, पर ये टेबल एकदम साफ होनी चाहिए और उनका रूम हमेशा फ्लावर से महकना चाहिए, ताकि जब भी वो यहाँ आए उन्हें अपना केबिन बिल्कुल पहले जैसा मिले। चंदन ने हाँ में सर हिला दिया और केबिन से बाहर की ओर चला गया। विक्रम ने भी फिर उठते हुए कहा, चलो मैं भी थोड़ा देख कर आता हूँ और यहाँ की बिगड़ैल महिलाओं को भी समझा कर आता हूँ, ताकि वो इस प्रोजेक्ट में मेरा शांति से साथ दे। चल भाई विक्रम, काम पर लग। और वहां से चला गया। उसके आश्रम के अंदर आते ही महिलाओं की कानाफूसी चालू हो गई थी। कोई धीरे से उसके गौर रंग पर कमेंट कर रही थी, तो कोई उसके हैंडसम होने पर। कुछ एक दो लड़कियां बहुत बदमाश थी। इनमें से बहुत सारी अनाथ और घर से निकाली हुई थी, पर यहाँ रहते रहते उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो अनाथ है, सताई हुई या घर से निकाली हुई है। वो सब मस्ती करते हुए रहती थी। विक्रम को देखकर वहां खुसर पुसर चालू हो गई थी। विक्रम ने सभी महिलाओं को बुलाया और उसने कहा, देखिए मैंने 2 प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं जो आपकी भलाई के लिए हैं। एक है पोट्री बनाने का और दूसरा है कपड़े की सिलाई करने का। तभी विक्रम को आवाज आई, ओए चिकने, अभी तक तू कहाँ था? हमें तेरे साथ काम करना है। वाह क्या बात है। सभी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी, तो विक्रम ने पहले उसे नजरअंदाज करते हुए आगे कहना जारी रखा, मेरी बात सुने, तो आप में से जिन जिन को सिलाई आती है वो सिलाई वाले प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जैसे कि तनु मैडम लिस्ट देकर गई थी। आप में से 27 सिलाई वाले प्रोजेक्ट में हैं और बाकी बची सारी पोट्री बनाने वाले प्रोजेक्ट में रहेंगी। तभी उसे पीछे से उसे गाने की जोरदार आवाज आई, चिकनी सूरत तू कहाँ था अब तक ये बता, चिकनी सूरत तू कहाँ था अब तक ये बता। उसे हंसने की आवाज आई। उसने भी फ्लो में गाया, यूं ना सुबह से शाम करो जी, आश्रम ना बदनाम करो जी, चलो बैठ के काम करो जी, ऐसे ना आराम करो जी, वक्त अभी जो ढल जाएगा फिर ना दोबारा कल आएगा। 1-2 बदमाश लड़कियां उसके करीब आने लगी। विक्रम ने अपने कदम पीछे लिए और आगे गाया, सुन लो मेरी बात जरा, कैसे कैसे सपने लेके मैं यहाँ पे आया, देख के इन आफत की पुड़ियों को मैं तो घबराया, हाँ मैं तो घबराया। बाकी की महिलाएं एवं लड़कियों ने भी खुश होकर गाया, तो विक्रम ने भी उनके साथ सुर मिलाया, कांग्रेचुलेशंस, वाई एंड जुबिलेशंस फॉर व्हाट, आए हो तुम यहाँ पे पहली बार। विक्रम ने जल्दी से उनके हाथ हटाए और उल्टे पैर तनु के केबिन में भाग गया। वहां हाफते हुए बैठ गया और अपने सिर को पकड़कर बोला, हे भगवान, कितना कठिन है आश्रम को चलाना, वो भी यदि इस तरह की लेडीज हो। ये लेडीज नहीं, बवाल है, कैसे संभालूंगा मैं इन्हें। तनु तुम छोड़कर क्यों चली गई ऐसे अचानक? फिर उसने भी गुस्से में अपनी कार की चाबी उठाई और आश्रम के बाहर चला गया। उधर प्रीति गुरप्रीत जी के साथ खाना बनाने में लगी हुई थी। गुरप्रीत जी कह रही थी, प्रीति भाभी के आने का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी खाना रेडी कर लो, और उनका ऑपरेशन हुआ है तो हमें बहुत ध्यान रखना है, उसे गर्म और हल्का खाना ही देना है, बाकी सबके लिए अलग बनना है। और तनु के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं, ये हम शिल्पा को बाद में देंगे। इस ऑपरेशन के बाद वो भी कितनी कमजोर हो गई है, 3 दिन में ही बच्चे के चेहरे का जैसे नूर ही चला गया है। अब तो तुम्हें उन्हें खुश भी रखना है और उनके खाने पीने का ध्यान भी रखना है। प्रीति ने हकलाते हुए कहा, मॉम आपसे बात करनी थी, वो मैं कल काठगोदाम जाना चाहती हूँ आश्रम को संभालने। तनु भाभी जब तक नहीं जा रही हैं तो उनकी जगह मैनेजमेंट का काम देखना है। गुरप्रीत जी ने उसे घूर के देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानती हो काठगोदाम में कितनी ठंड है, और तुम कभी अकेले भी नहीं रही हो, वहां जाकर क्या करोगी? मैं नहीं जाने दूंगी।
प्रीति गुरप्रीत जी के गले में हाथ डालते हुए बोली, मॉम प्लीज जाने दो, बस 1-2 महीने में आ जाऊंगी। गुरप्रीत जी ने परेशान होकर कहा, तेज ने की है? हाँ, तेज ने ही कहा है, जब तक तनु की डिलीवरी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएंगे, उसे यहीं रहना है। शिल्पा के साथ मैं अकेले कैसे करूंगी? दोनों लड़कियां बीमार हैं और इतने दिन के लिए मैं नहीं जाने दूंगी। प्रीति ने कहा, मॉम प्लीज जाने दो ना, यदि मुझे वहां अच्छा नहीं लगेगा तो मैं फिर आ जाऊंगी और आपके साथ आपकी हेल्प किया करूंगी। सच में दोनों भाभी भी आपको परेशान नहीं करेंगी, मैंने उन दोनों को समझा दिया है। गुरप्रीत जी ने कहा, अच्छा जी, तो तुम लोगों की प्लानिंग पहले से हो गई है? जरा अपने पापा से पूछ लेना, वो तो तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे।